नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दो ऐसे जंग की जिन्होंने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई की, जो अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद दिख रहा है। ना वॉशिंगटन कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही तेहरान झुकने का नाम ले रहा है। लेकिन इस बार की जंग बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि महाशक्ति अमेरिका अब उस रास्ते पर निकल पड़ा है जिस रास्ते पर चलकर उसके दुश्मन उसे चौंकाते थे। महंगे क्रूज मिसाइलों और अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को छोड़कर अब अमेरिका भी सस्ते हथियारों के जरिए बेहद खतरनाक और नई वॉर स्ट्रैटेजी अपना रहा है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत गुप्त बैठक हुई है जिसमें ईरान को घुटनों पर लाने के लिए 3 ऐसे विनाशकारी विकल्प टेबल पर रखे गए हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकते हैं। तो क्या अमेरिका इराक का 23 साल पुराना मिशन खत्म कर अब अपनी पूरी ताकत ईरान पर लगाना चाहता है? खबर है कि इराक से तमाम सैनिकों को निकालकर अमेरिका ईरान की ओर भेज रहा है, ईरान पर पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। क्या ईरान के अभेद्य पहाड़ी चक्रव्यूह और उसके परमाणु ठिकानों को जमींदोज करने का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और क्या है ईरान की कसम? तेहरान ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिका से बदला नहीं लेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, और यही खामेनेई की भी अंतिम कसम है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बताएंगे आपको एक और स्टोरी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में एक ऐसी खबर मिल रही है जिससे पूरी दुनिया हिल गई। होर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब के स्ट्रेट पर बारूद बरस रहे हैं, तो वहीं दुनिया दूसरी तरफ एक और समुद्री मार्ग पर महाभीषण युद्ध देख रही है। यूक्रेन के एक बेहद चौंकाने वाले और आक्रामक कदम ने मॉस्को से लेकर पूरी दुनिया के बाजार में हड़कंप मचा दिया है। कहानी शुरू होती है अजोव सागर से, जहां पर जहाजों के रास्ते अचानक थम गए हैं क्योंकि एक साथ दर्जनों जहाज यहां डुबो दिए गए हैं। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो अब तक रूस की सबसे सुरक्षित लाइफलाइन माना जाता था, जहां से पुतिन दुनिया भर में तेल, गैस, गेहूं, स्टील और बाकी चीजों की सप्लाई करते थे, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने महज 9 दिन के अंदर एक ऐसा घातक ऑपरेशन चलाया है जिसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। आखिर यूक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया है कि रूस को अपने सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग पर जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है? क्या पुतिन का चक्रव्यूह ध्वस्त हो चुका है? और पुतिन इसके बाद क्या करेंगे? क्या बदला लेने के लिए एटम का इस्तेमाल करेंगे? बताएंगे आपको डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड नाउ की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक तरफ ईरान की कसम कि वो अमेरिका से जब तक बदला नहीं लेगा तब तक जंग नहीं रोकेगा, दूसरी ओर अमेरिका जो ये लगातार कहता रहा कि वो इस लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में नहीं है, उसने इराक से सैनिकों को निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और सितंबर अक्टूबर तक तमाम सैनिकों को वहां से निकालकर ईरान लाने की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने एक और स्ट्रैटेजी बदली है। अमेरिका अब इस लड़ाई को महंगे हथियारों के जरिए नहीं लड़ेगा। खबर है कि अमेरिका ने इस जंग को लड़ने के लिए सस्ते ड्रोन्स की राह देख ली है। यानी ये लड़ाई उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से लड़ाई अफगानिस्तान की तरह, वियतनाम की तरह, इराक, सीरिया की तरह होती दिख रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं अमेरिका की कामिकाज़ी ड्रोन की, जिसका नाम है FLM-136 लूकस ड्रोन। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उसी ड्रोन की तस्वीर है जिसे ईरान ने मार गिराया है। यानी अमेरिका महंगे इंटरसेप्टर्स नहीं चला रहा है, वो सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो अब तक ईरान इस्तेमाल करता आया है। यानी अमेरिका भी ईरान की राह चल पड़ा है। वो ईरान से सीखकर सस्ते ड्रोन्स दुनिया भर से जुटा रहा है और उसी ड्रोन से ईरान पर हमला कर रहा है। लेकिन ईरान जानता है कि इन ड्रोन्स का इलाज क्या है, क्योंकि यह तरकीब ईरान ने इजाद की। यानी इस मर्ज की दवा ईरान के पास है। ईरान ने एक ऐसे ही ड्रोन को बंदर अब्बास बंदरगाह के पास ढेर कर दिया, मार गिराया। दरअसल लूकस जो ड्रोन है वो ईरान के शाहिद 136 कामिकाज़ी ड्रोन का एक कॉपी वर्जन है, जो कम कीमत वाला एक अटैक ड्रोन माना जाता है। चलिए आपको बता देते हैं जिस ड्रोन के बारे में हमने आपको जानकारी दी उसकी खासियत क्या है। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे जंग में स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है अमेरिका। लेकिन क्या यह स्ट्रैटेजी कारगर होगी, इस पर बात करेंगे। पहले लूकस ड्रोन के बारे में जान लीजिए। यूएस का यह लूकस ड्रोन एक लो कॉस्ट वन वे कामिकाज़ी ड्रोन है, यानी आत्मघाती ड्रोन। यूएस ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल की है और इसे मात्र $35,000 में बनाया है, जिसमें तकरीबन अगर इसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे 29 से 30 लाख रुपए में बनकर तैयार होता है। इसे महंगे क्रूज मिसाइलों के विकल्प के तौर पर बनाया गया है। यह 3 मीटर तक लंबा है, 18 से 50 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है। यह ड्रोन 650 से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लूकस ड्रोन में अमेरिकी सॉफ्टवेयर और एआई का इस्तेमाल हुआ है। यह स्वयं
अटैक भी करते हैं, दुश्मन के रडार को चकमा देते हैं। इसे कैटापल्ट, रॉकेट या मोबाइल लॉन्चर व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। कमांड सेंटर्स, रडार और ड्रोन लॉन्च साइट्स को नष्ट करने में यह सक्षम है। पहली बार इसका उपयोग ईरान में जंग के दरमियान फरवरी 2026 में किया गया था, जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया जा रहा था। लेकिन तब शायद अमेरिका को नहीं पता था कि इस हथियार के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि इसके बगैर वो इस इलाके में जंग लड़ने की सोच नहीं पाएगा। यानी अमेरिका ने भी ईरान की नकल कर ली है। ईरान ने मिसाइल का कम उपयोग किया इस जंग में और ड्रोन से जबरदस्त तबाही मचाई है। पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका को लगा था कि मिसाइल और हथियार से जंग लड़ी जाए तो नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन उसे पता नहीं था उसके महंगे हथियार खत्म हो जाएंगे और उस पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आ जाएगा। इसी चीज से निपटने के लिए अमेरिका ने ईरान की नकल कर ली और शाहिद 136 ड्रोन की नकल बनाकर हमले शुरू कर दिए और उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यानी अमेरिका अब ईरान के तर्ज पर लड़ाई लड़ रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका ने अभी तक अपने 55 से ज्यादा जहाजों को मटियामेट किया है। फिर अमेरिका को सबक मिला कि वो मिसाइल विमान की जगह, इंटरसेप्टर्स की जगह ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये मारे भी जाते हैं, नष्ट भी होते हैं तो नुकसान बहुत कम होगा और उसके गिराने के लिए सामने वाले देश को एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सामने वाले देश पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अमेरिका अभी तक क्या कर रहा था? अमेरिका अभी तक MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो बहुत कॉस्टली ड्रोन है और इसकी वजह से अमेरिका की हालत यह हो गई कि वो इस जंग को रोकने की कगार पर आ गया और आपने देखा कि जंग के दरमियान कई बार सीज फायर का ऐलान हुआ। इसकी वजह यह नहीं थी कि अमेरिका ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसकी वजह यह थी कि ईरान से वो मार पड़ी जिससे अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका के अब तक 31 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। एक लूकस ड्रोन की कीमत 25 से 30 लाख रुपए हमने आपको बताई, जबकि एक MQ-9 ड्रोन की कीमत, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो 30 से 35 मिलियन डॉलर के करीब आती है। यानी तकरीबन 250 से 290 करोड़ का एक ड्रोन। और अभी तक 31 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराए हैं। MQ-9 ड्रोन अत्यधिक उन्नत है, मानव रहित है, लड़ाकू और निगरानी विमान है। इसका उपयोग लंबी दूरी तक सटीक जासूसी, दुश्मन के ठिकानों की टोल लेने और मिसाइलों के जरिए सटीक हवाई हमले के लिए किया जाता है, लेकिन ये ईरान में फेल हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका इस हथियार से ईरान को सबक नहीं सिखा पाया और अब वो ईरान के रास्ते आ चुका है, जहां वो ईरान के शाही ड्रोन को कॉपी कर रहा है। इसलिए ड्रोन के जरिए ईरान पर प्रहार शुरू हो चुका है। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिकी सेना को अपने बेहद महंगे और एडवांस हथियारों की वजह से, जैसे कि 1.5 से 2 मिलियन डॉलर की टॉमहॉक मिसाइलें, महंगे पैट्रियट इंटरसेप्टर के तेजी से खाली होते स्टॉक की वजह से भारी वित्तीय और रणनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। और इसी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए ईरान के बेहद सस्ते शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका कई तरह के लो कॉस्ट हथियारों, ड्रोन्स और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। तो क्या क्या अमेरिका अब करने वाला है, यह भी आप जान लीजिए। आइए देखते हैं। अमेरिका स्विच ब्लेड 300, 600 जैसे कामिकाजी ड्रोन के इस्तेमाल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, जो बख्तरबंद वाहन, लॉन्चर और सैनिकों पर सटीक हमला करने के लिए कारगर माना जाता है। इसके अलावा स्वॉर्म ड्रोन से एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने की रणनीति पर भी लगा हुआ है, जिससे कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सस्ती गाइडेड मिसाइलें और रॉकेट का इस्तेमाल भी अमेरिका कर रहा है। लो कॉस्ट क्रूज मिसाइलों पर अमेरिका का फोकस है। APKWS से साधारण रॉकेट बनाए जाते हैं। लेजर गाइडेड हथियार, स्पीड बोट, बंकर और छोटे सैन्य ठिकाने बनते हैं निशाना। महंगी टॉमहॉक मिसाइलों पर निर्भरता घटाने की अमेरिका की भरसक कोशिश है। इसके अलावा स्मार्ट और कम लागत वाले बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे JDAM किट से सामान्य बम बनाए जाते हैं, जिसे स्मार्ट बम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। SDB से एक विमान कई सटीक हमले कर सकता है। कम लागत में हाई प्रिसिजन स्ट्राइक संभव है। बंकर, कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा लेजर और एंटी ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, जिसमें वेम्पायर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पिकअप ट्रक पर भी लगाया जा सकता है। यह कम ऊंचाई वाले ड्रोन को तेजी से मार गिराने में सक्षम है। अमेरिकी जहाजों पर लेजर हथियारों का परीक्षण लगातार जारी है और यह किफायत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका इस रास्ते से क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? दरअसल इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका इस वक्त सोच रहा है
कि अगर हम महंगे हथियारों से लगातार जंग लड़ते रहे तो अमेरिका न सिर्फ कंगाल होगा बल्कि बहुत जबरदस्त इकोनॉमिकल प्रेशर भी अमेरिका पर आएगा। और दूसरा यह कि सामरिक दृष्टिकोण से वो पूरी दुनिया में बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन की गिनती कम नहीं है। सिर्फ ईरान अमेरिका का दुश्मन नहीं है, अमेरिका के कई दुश्मन है जो इस फिराक में है कि अमेरिका कमजोर हो और उसका काम तमाम किया जाए। इसलिए अमेरिका यहां पर सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर अपने महंगे हथियार इंटरसेप्टर, टॉमहॉक मिसाइल इनको बचाना चाहता है ताकि संभावित रूसी खतरे से निपटा जा सके, चाइनीज खतरे से निपटा जा सके। लेकिन अमेरिका की मुश्किल यही खत्म नहीं होती है। अमेरिका के सामने एक और बड़ी चुनौती है, वो अब ईरान की पिच पर जाकर ईरान से मुकाबला करना चाहता है। यह सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस खबर का एक और पहलू यह है कि जो लोग ये मान रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाली है और शांति के दौर की शुरुआत होगी, तो ये मान लीजिए कि अगर अमेरिका सस्ते हथियारों के इस्तेमाल पर आ रहा है, ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर के रास्ते पर आ रहा है, तो ये जंग अब थमने वाली नहीं है। ये जंग लंबी चलेगी, इसकी 100% गारंटी मिल रही है। क्योंकि जब जब सस्ते हथियारों से जंग लड़े गए, जंग का लंबा खिंचना तय माना जाता है। उदाहरण के लिए रशिया और यूक्रेन को ले लीजिए। शुरुआती चरण में सस्ते हथियार से रूस ने लड़ाई लड़ी और आज 4 साल का वक्त बीत चुका है, फिर भी जंग जारी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच की लड़ाई अब लंबी खिंच सकती है। यह लड़ाई अमेरिका वर्सेस वियतनाम जैसी हो सकती है, अमेरिका वर्सेस अफगानिस्तान जैसी हो सकती है, अमेरिका वर्सेस इराक, अमेरिका वर्सेस सीरिया। लेकिन इन तमाम लड़ाइयों में एक बात कॉमन रही है कि अमेरिका हर जंग में हारा और जिस ताकत के खिलाफ अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, उसी ताकत को उसने उस देश की सत्ता को हैंडओवर किया और फिर वहां से फरार होने में भलाई समझी। अब ये जान लेते हैं कि अमेरिका कब कब लंबे जंगों में फंसा रहा है, क्योंकि ईरान जंग भी अब लंबे खिंचने के आसार दिख रहे हैं। सबसे पहले बात अफगानिस्तान युद्ध की। अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका 20 सालों तक फंसा रहा। यह अमेरिका का सबसे लंबा, थका देने वाला युद्ध। कई सैनिक मारे गए, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अंत क्या हुआ? अंत में जिस तालिबान से अमेरिका लड़ता रहा, उसी तालिबान को सत्ता हैंडओवर करके अमेरिका वहां से भागने में भलाई समझता रहा। इसके बाद अगर आप देखते हैं वियतनाम युद्ध, तो लगभग 20 साल तक यहां अमेरिका फंसा रहा। जनहानि के बाद अमेरिका को सैनिक वापस बुलाने पड़े और अमेरिका यहां भी कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाया। इराक में अमेरिका लगभग 8 साल तक युद्ध लड़ता रहा। सद्दाम हुसैन शासन गिराकर लंबे समय तक वहां फंसा रहा, लेकिन आज भी इराक में अस्थिरता और विद्रोह की स्थिति बनी हुई है और वहां पर कोई स्थायी रिजीम नहीं है जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके। देश के अंदर के हालात बहुत खराब हैं, लंबे समय तक विद्रोह और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। और अब इराक से हमेशा हमेशा के लिए अमेरिकी सैनिकों को हटाने की बात हो रही है, क्योंकि उन सैनिकों को अमेरिका ईरान की तरफ डिप्लॉय करने का प्लान बना रहा है। कोरियाई युद्ध भी तकरीबन 3 साल तक चला। अंत में युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन औपचारिक शांति संधि है वो नहीं हो पाई। फिर अब आ जाइए ईरान। बीते 5 महीने से अमेरिका लड़ रहा है, रिजल्ट नहीं आ पाया। अमेरिका एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका के लिए जंग भी अंतहीन हो सकता है और यह जंग भी लंबी चलेगी, जिसके खत्म होने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। अमेरिका इस जंग को खत्म तो करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के पास विकल्प बहुत कम है। इसलिए अमेरिका प्लान बी पर काम कर रहा है, क्योंकि ईरान ने सरेंडर से इनकार कर दिया है और ईरान की ताकत देखकर अमेरिका के होश फाख्ता है। अमेरिका चाहता है जल्दी डील हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बम मारकर डील हो जाए, सैंक्शन लगाकर डील हो जाए। लेकिन जो देश लगभग 5 दशक से सैंक्शन झेल रहा हो, अमेरिका की मार झेल रहा हो, क्या वो 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने की लड़ाई में पीछे हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए कल ट्रंप ने अपने अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बहुत बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग के दरमियान ईरान को सरेंडर करवाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई गई। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और व्यापक बनाने पर विचार कर रहे हैं। यहां तक की बात यह भी हुई है कि बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे किया जाए, यानी ईरान में अपनी सेना कैसे उतारी जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह मालूम होना चाहिए कि अगर ईरान में अपनी सेना उतारी अमेरिका ने, तो ईरान उन सैनिकों की कब्रगाह तेहरान में ही बना देगा। लेकिन ट्रंप ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर कई विकल्पों पर चर्चा की है। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प है कि हवाई हमलों को और तेज कर दिया जाए।
दूसरा विकल्प है कि होर्मुज के पास ईरानी द्वीपों पर अमेरिकी सैनिक उतार दिए जाए और उन द्वीपों को कंट्रोल कर लिया जाए। तीसरा विकल्प यह है कि एक मजबूत किलेबंद जगह पर बमबारी करे, जिसका इस्तेमाल गुप्त रूप से परमाणु काम के लिए किया जा सकता है। मीटिंग में खार्क द्वीप और होर्मुज के आसपास अन्य जगहों पर अमेरिकी सैनिकों के जरिए कब्जा करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। साथ ही पिकैक्स माउंटेन नाम की एक जगह पर बनी एक सुरंग परिसर पर बमबारी करने पर बातचीत हुई है। यह जगह परमाणु गतिविधियों से जुड़ी हुई बताई जा रही है और अमेरिका ने अभी तक इस इलाके को निशाना नहीं बनाया है। और अगर अमेरिका ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है तो निशाना है खार्ग आइलैंड, निशाना है होर्मुज। खार्ग एक छोटा सा द्वीप जहां ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक केयर किया जाता है। और अगर इस द्वीप को अमेरिका कंट्रोल करने में कामयाब होता है तो वो ईरान पर बेहतर आर्थिक दबाव बना पाएगा। खुद ट्रंप ने इस पर कब्जे की संभावना से इनकार नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जब पूछा गया क्या वो खार्ग पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि वो ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। अमेरिका ने पहले ही खार्ग की तरफ जाने वाले जहाजों पर एक्शन शुरू कर दिया है। सेंटकॉम ने खार्ग आइलैंड की एक तरफ जा रहे खाली ऑयल टैंकर को हेलफायर मिसाइल से निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि उसने अमेरिकी नाकेबंदी की कई चेतावनियों के बावजूद उसे इग्नोर किया। यानी नौसैनिक ब्लॉकेड सिर्फ धमकी तक नहीं है, जमीनी स्तर पर अमेरिका इसे लागू करना चाह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खार्ग और होर्मुज पर कब्जा करना इतना आसान है, और क्या ईरान ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? क्योंकि ट्रंप अब तक अपने इस मिशन में नाकामयाब रहे हैं, बावजूद उसके कि इस रीजन में इजराइल जैसा पावरफुल मिलिट्री देश उनके साथ खड़ा है। ट्रंप की मीटिंग में प्लानिंग यह हुई कि जो इराक से सैनिक वापस होने हैं उनको ईरान में लगाया जाए और फिर ईरान पर कब्जे के लिए मिशन चलाया जाए, और जैसे ही एक्शन हो जाएगा अमेरिका उन्हें वापस बुला लेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका ईरान में कामयाब हो पाएगा? इतिहास को देखें, पिछले 5 महीने की लड़ाई को देखें, साल 2025 देखें, पिछले साल के पीछे जाएं, 1979 तक जाएं, तो लगता है कि अमेरिका ईरान को लेकर अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी में कामयाब नहीं हो पाया। और ईरान के खतरे को देखते हुए अब तक 5 राष्ट्रपति से इग्नोर करते आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का विकल्प चुना। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि अमेरिका बहुत बड़े बैकफुट पर इस वक्त खड़ा है। तो क्या अमेरिका इराक मिशन खत्म करके मिशन ईरान शुरू करना चाहता है? खबर यह है कि यूएस 30 सितंबर तक इराक से सभी जो बचे हुए सैनिक हैं उनको वापस बुला रहा है। 2003 से चले आ रहे 23 साल पुराने सैन्य मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में इराक में करीब 2 से 2.5 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर बड़ा हमला किया था। सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया था, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात और है कि जब इस बात की जांच की गई तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही ऐसा कोई बम मिला जिसमें यह पता चले कि इराक में वाकई कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया जा रहा था। 2007 में इराक में 1,70,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई। 2011 में समझौते के तहत कुछ सैनिकों को छोड़कर बाकी वापस लौट गए। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने इराक सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इराकी सरकार के बुलावे पर 2014 में अमेरिकी सेना फिर वापस लौटी। 2021 में अमेरिका का ISIS के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म हुआ और इसके बाद तकरीबन 2,500 अमेरिकी सैनिक इराकी सेना को ट्रेनिंग देते रहे। 2024 के समझौते तक करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक इराक में तैनात थे और अब इराक से इन सभी अमेरिकी सैनिकों को निकालने की कोशिश में है ट्रंप ने इराक से हटाकर खबर यह है कि इन सैनिकों को मिशन ईरान पर लगाने की प्लानिंग की है। यानी इराक में हारने के बाद, सरेंडर करने के बाद अब अमेरिका ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ईरान की कहानी आपको पता है, अमेरिका अभी तक यहां खाली हाथ है और आगे भी खाली हाथ रहेगा। जहां ईरान के कई जगहों पर कब्जे की कोशिश है, लेकिन अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चाहता है। अमेरिका चाहता है किसी भी कीमत पर खार्ग को कंट्रोल कर लें, फिर ईरान का तेल अमेरिका बेचेगा और ईरान लाचार हो जाएगा अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए। ईरान का दबदबा खत्म होगा और फिर यूरेनियम को लेकर, परमाणु को लेकर ईरान के साथ डील की जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर अमेरिका ये कर्ज पाएगा तो वही होगा जो अमेरिका कहेगा, क्योंकि यहां 3 चीजें ईरान को मजबूत बना रही हैं जो इस काम को रोक सकती हैं, और अमेरिका इसी को कंट्रोल करना चाहता है। एक तरफ अमेरिका इराक से सैनिकों को निकालकर ईरान में डिप्लॉय करना चाहता है, तो दूसरी तरफ इस सिचुएशन के लिए भी ईरान ने बहुत स्पेशल तैयारी की है।
ईरान के आईआरजीसी ने साबेरिन कमांडोज की यूनिट को तैयार कर लिया है। खार्ग आइलैंड, होर्मुज और अन्य जगहों पर इन कमांडोज की तैनाती की जा रही है। कहते हैं आईआरजीसी के साबेरिन कमांडोज से निपटने के लिए अमेरिका को एक की जगह 10 सैनिकों को डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि साबेरिन कमांडो से लोहा लेना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ईरान के जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, वहां पर मिसाइल और हथियारों की तैनाती भी ऐसी जगह पर की गई है जिसके बारे में अमेरिका को बहुत जानकारी नहीं है। इसलिए अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है, ग्राउंड पर आता है, तो यह अमेरिकी सैनिकों के लिए काल के समान होगा। यानी वो चले तो जाएंगे लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इधर ईरान को रूस का भी साथ मिल रहा है। रूस ने अपना डूम्सडे विमान भेजा है। अमेरिका क्या हरकत कर रहा है, क्या मूवमेंट ले रहा है, ये सारी जानकारी ईरान को मिल रही है। रक्षा जानकार मानते हैं कि इसके लिए अमेरिका को 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। 2,500 तो इराक से आ जाएंगे। बाकी अमेरिका इजराइल में इस वक्त 82 एयरबोर्न यूनिट को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है और अगर मुमकिन हुआ तो वो 82 एयरबोर्न यूनिट को भी साबेरिन कमांडोज के खिलाफ उतार सकते हैं। यानी कि अमेरिका अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोचेगा भी तो ईरान का कहर उसे बख्शेगा नहीं। ईरान के कहर से उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आईआरजीसी का साबेरिन यूनिट जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर है। साबेरिन यूनिट ने बाकायदे अमेरिका से जंग लड़ने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है, इस पर स्टडी की है और इसके लिए अलग टेक्निक विकसित की है। पहला तो यह कि साबेरिन यूनिट को ईरान के टेरेन की अच्छी जानकारी है। ईरान के टेरेन का 90% से ज्यादा हिस्सा पठारी है, जहां पर उबड़ खाबड़ हैं, पहाड़ हैं, खाई हैं, दर्रे हैं, जिसमें जागरोस और अल्बोर्स जो माउंटेन रेंज है वो अमेरिकी सेना की रफ्तार धीमी कर सकती है। लेकिन इन माउंटेन रेंज में कहां साबेरिन यूनिट्स बैठे हैं, कहां पर आईआरजीसी की यूनिट बैठी हुई है, कहां ईरानी आर्मी तैनात है, यह किसी के पास जानकारी नहीं है। यानी अगर अमेरिका यहां पर आता है तो यह अभियान लंबा हो सकता है, अमेरिकी सैनिकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों के सामने गोरिल्ला वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऑल्दो इराक, सीरिया में, अफगानिस्तान में गोरिल्ला वॉरफेयर में जंग लड़ने के लिए अमेरिका को अच्छी खासी बढ़त हासिल है, ट्रेनिंग हासिल है, लेकिन ईरान के टेरेन के बारे में वो नहीं जानते। इधर आईआरजीसी और बसीत छापेमार रणनीति अपना सकते हैं। छोटे छोटे समूह बनाकर वो पहले ही मोज़ैक डॉक्ट्रिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय तक यहां टिक पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान ने आईईडी, सी माइंस और रोड साइड बम की तकनीक अपनाई है, जहां सड़क किनारे विस्फोटक बड़ा खतरा बन सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों, सैन्य काफिलों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे सैनिकों की आवाजाही और अभियान प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति बाधित की जा सकती है। सैन्य काफिलों पर हमले से रसद प्रभावित हो सकती है। यानी जमीन पर उतरे तो फिर अमेरिका का वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ, जो सीरिया में हुआ, जो वियतनाम में हुआ और जो बाकी देशों में देखने को मिला। क्योंकि इराक की जमीन पर किसी भी जमीनी अभियान को अंजाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो आर्मी, वो सेना जो भी ईरान में एंटर करने की सोच रही, चाहे वो अमेरिका की ताकत ही क्यों ना हो, अमेरिकी आर्मी ही क्यों ना हो, उन्हें ईरान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हो, ईरान के माउंटेन रेंज के बारे में पूरी जानकारी हो, ईरान के हथियारों के बारे में पूरी जानकारी हो। रक्षा जानकार तो यहां तक बताते हैं कि ईरान ने अभी तक अपने उन हथियारों को सामने नहीं रखा है, शोकेस नहीं किया है या इस्तेमाल नहीं किया है, जो ईरान के लिए एक सरप्राइज पैक रखते हैं और अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए यह इलाका इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसे मुल्कों से ज्यादा खतरनाक और घातक साबित हो सकता है अमेरिकी आर्मी के लिए। ईरान ने तनाव के बीच 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को प्रशिक्षित और तैनात भी किया है, जो अमेरिकी सैनिकों से सीधा लोहा लेंगे। इसके अलावा ईरान का पठारी इलाका अमेरिकी सेनाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान होर्मुज और आसपास के तेल अड्डों पर अपनी आईआरजीसी को पहले ही तैनात करके बैठा हुआ है।
ईरान सीधे मुकाबले की बजाय अपनी मिसाइल, ड्रोन, जमीनी व्यू रचना के जरिए भारी पलटवार कर रहा है। भले ही अमेरिका खार्ग और होर्मुज पर कब्जा चाहता हो, लेकिन कहानी यह है कि हर बार अमेरिका या तो पीछे हटा है या फिर अमेरिका के साजो सामान कम पड़े हैं। और जिस रणनीति के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के लिए ईरान एक और कब्रगाह साबित हो सकता है। और इसी तरह जैसे वियतनाम में सरेंडर करके अमेरिका निकला, अफगानिस्तान में सरेंडर करके निकला, इराक में सरेंडर करके निकल रहा है, ईरान में भी अमेरिका को सरेंडर करना पड़ सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि अमेरिका में होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शंस, और मिड टर्म इलेक्शंस तक अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हार सकते हैं और वहां पर रिजीम चेंज हो सकता है। जबकि ईरान में जिस मकसद को लेकर वो आए थे, वहां पर ना तो रिजीम चेंज कर पाए, ना होर्मुज खुलवा पाए, ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक पाए। अलबत्ता अब अमेरिका में ट्रंप वाला रिजीम ही खतरे में दिख रहा है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, बाब अल मंदेब पर खतरा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई में अजोव सागर में जहाजों की आवाजाही रुक गई है और बीते 9 दिनों में 116 जहाज पर अटैक हुए हैं, जिसके बाद वहां जहाजों की ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे रूसी जहाजों पर यूक्रेन लगातार अटैक कर रहा है और बीच समंदर रूसी जहाज जल रहे हैं। यूक्रेन के लगातार ड्रोन अटैक के बाद रूस को बहुत बड़ा झटका लगा। इस हफ्ते हमलों की वजह से रूस को अजोव सागर में अपने जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इसकी वजह से दुनिया के दूसरे देशों के साथ रूस का व्यापार प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी अटैक की तस्वीर है जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल अजोव सागर में रशियन शिप्स को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अजोव सागर लंबे समय तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा था। रूस इसी समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमला करता है, अपने व्यापार को चलाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तेल, गैस, गेहूं, स्टील, बाकी दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाता है। और यही बात यूक्रेन को ठीक नहीं लग रही थी। यूक्रेन ने प्लान बनाते हुए अजोव सागर को न सिर्फ टारगेट करना शुरू किया, बल्कि रूस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रहा। यूक्रेन की ड्रोन सेना का दावा है कि पिछले 9 दिन में अजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे रूस घुटनों पर आ चुका है। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकर्स और युद्धपोतों तक सीमित थे, लेकिन अब हमले का दायरा बढ़ा दिया गया और कमर्शियल शिप्स को भी यूक्रेन निशाना बना रहा है। अब आपको एक नक्शा दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे रूस के कई मालवाहक जहाज इस वक्त वोल्गा नदी और डॉन वोल्गा नहर के बीच डॉन नदी में पहुंचते हैं और वहां से अजोव सागर और फिर क्रेच स्ट्रेट पार करके ब्लैक सी होते हुए भूमध्य सागर की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्रेच स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये अजोव सागर का इलाका आप देख रहे हैं जहां पर अटैक इस वक्त लगातार जारी है। लेकिन अगर यहां पर पानी के जहाजों के ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो फिर भूमध्य सागर तक पहुंचना रूसी जहाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वोल्गा नदी और डॉन वोल्गा नहर के जरिए शिप्स जब बाहर आती हैं तो वो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी और इससे रूस के इकोनॉमी को प्रेशराइज किया जा सकता है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत अजोव सागर में यूक्रेन ने ठीक यहां पर रूसी शिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे रशिया सेटबैक पर है। यही वजह है कि रणनीतिक महत्व के लिहाज से क्रेच स्ट्रेट रूस के लिए इतना ही संवेदनशील बन गया जैसे पूरी दुनिया के लिए, खासकर मिडिल ईस्ट के लिए, मध्य पूर्व एशिया के लिए और एशिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट है। यानी ये रूस की लाइफलाइन है। अब रूस की लाइफलाइन कैसे खतरे में है, ये भी आप जल्दी से जान लीजिए। वोल्गा डॉन क्रेच मार्ग रूस के लिए सबसे अहम वाटर वे माने जाते हैं, जल मार्ग माने जाते हैं। इससे रशिया अनाज, खाद, स्टील, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ऑयल, गैस, मशीनरी, कंटेनर कार्गो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। रूस इससे भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों तक पहुंचता है। इसी रास्ते से विदेशी बाजारों से मशीनें, औद्योगिक सामान और बाकी सामरिक सामान भी इंपोर्ट करता है। और अगर ये रास्ता बंद हुआ, जैसा कि फिलहाल बताया जा रहा कि रास्ता बंद है, तो रूस को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ेंगे, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, डिलीवरी का समय भी बढ़ेगा और रूस पर प्रेशर भी बढ़ेगा। अनाज और ऊर्जा उत्पादों के निर्यात की रफ्तार धीमी हो जाएगी। रूस को रेल और दूसरे मार्गों पर अधिक डिपेंड होना पड़ेगा, वो भी सुरक्षित नहीं होंगे। इसलिए ये रूट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसके पूरे वैश्विक व्यापार का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। रूस का एक बड़ा हिस्सा
व्यापार का बाल्टिक सागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक मार्ग और अन्य ब्लैक सी बंदरगाहों के जरिए होता है। इसलिए इस मार्ग के बाधित होने का असर होगा, लेकिन रूस का पूरा विदेशी व्यापार ठप नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज फिक्स है कि जिस तरह से यूक्रेन कहर मचा रहा है और जिस हालत में रूस है, इससे रूस और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। हो सकता है कि पुतिन किसी अंतिम प्रहार पर विकल्प पर विचार कर रहे हों। वो अंतिम प्रहार एटम का भी हो सकता है, टैक्टिकल वेपन का हो सकता है, लिमिटेड न्यूक अटैक का भी हो सकता है। देखना यह है कि रूस और यूक्रेन जंग में दोनों में से, यानी कि दोनों मुल्कों में से या दोनों नेताओं में से कौन पहले रुकता है। और अगर किसी ने भी शांति के टेबल पर जाने की जद्दोजहद नहीं की, तो फिर तय है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में नेटो की भी एंट्री होगी, जो कि अप्रत्यक्ष तौर पर अभी भी है, यानी कि पर्दे के पीछे से नेटो एक्टिव है, और यह हमला यूरोप तक भी बढ़ेगा। इधर खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को इस जंग में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की न करने की नसीहत दी थी, जिसके बाद रशिया ने न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुतिन का गुस्सा कब तक शांत रहेगा, और अगर पुतिन का गुस्सा शांत नहीं रहा, न्यूक का इस्तेमाल हुआ, तो फिर दुनिया में क्या होगा इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि रूस ऐसा न करे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।